फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे हेलमेट माउंटेड साइट्स को। तो उनको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में डिस्कस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा किस तरीके के हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस को यूज़ किया जाता है और किस तरीके के हेलमेट माउंटेड साइट्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स आते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आते हैं, उसमें जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड्सअप डिस्प्ले पे दिखाई जाती है, जो कि एक फिक्स्ड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन पायलट के सामने होती है। तो इसमें एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड बताया जाता है, गति बताई जाती है, एनिमी एयरक्राफ्ट को इंडिकेट किया जाता है, टारगेट कितना दूर है ये बताया जाता है, वेपन रेंज में है कि नहीं है ये भी यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए चाहिए होती है वो हेड्सअप डिस्प्ले पे होती है, ताकि पायलट को नीचे ना देखना पड़े। पर इसकी भी लिमिटेशन है। जो हेड्सअप डिस्प्ले है उसका एरिया लिमिटेड होता है, तो ये टारगेट की इन्फॉर्मेशन उसी डायरेक्शन में देगा जहां पर एयरक्राफ्ट की नोज होगी। तो लॉन्ग रेंजेस में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर टारगेट दूर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हेड्सअप डिस्प्ले पर दिख जाती है, लेकिन अगर टारगेट आसपास हो तो सकता है उसे हेड्सअप डिस्प्ले पे लाने में परेशानी हो। तो क्लोज रेंजेस में जो हेड्सअप डिस्प्ले होते हैं ये उतना इफेक्टिव नहीं होते, खासकर डॉग फाइट्स में। तो अगर टारगेट 10 से 20 किलोमीटर के दूरी पर है तो यहाँ पर जो हेड्सअप डिस्प्ले होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर बादल वगैरह ज़्यादा हैं तो विजुअली भी टारगेट को बादलों में खोया जा सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ किया जाता है, जो कि बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है क्लोज रेंजेस में भी। इसमें हेड्सअप डिस्प्ले पर देखने पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि आपके हेलमेट पर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप कहीं भी देखें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले रशियंस ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला था हेलमेट माउंटेड साइट के रूप में। तो पहले रशियंस यूज़ किया करते थे ZEES-5 हेलमेट को। उस पर एक सूरा के हेलमेट माउंटेड साइट लगती थी, एक रेटिकल होता था जो कि राइट आई के ऊपर आ जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो एयर टू एयर मिसाइल बनाई गई थी उस समय R-73, वो काफ़ी कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल थी और इसकी जो ऑफ बोर्ड कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से जो हेड्सअप डिस्प्ले है वो मिसाइल की कैपेबिलिटी को लिमिट करता था। तो मिसाइल हेड्सअप डिस्प्ले पर दी गई लिमिट से बाहर जाकर टारगेट को लॉक करने में सक्षम थी। इसके लिए ये जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आया, जो कि हेलमेट पे लगता था। तो इस सूरा के साइड का जो रेक्टिकल है वो राइट आई पे आता था पायलट की, और अगर पायलट विजुअली टारगेट को देख सकता था तो वो इस रेक्टिकल को टारगेट पे रख कर उसे लॉक करता था और मिसाइल लॉन्च करता था। और ये इतना कैपेबल सॉल्यूशन था कि क्लोज रेंजेस में जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के आसपास भी नहीं थे। तो कई सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज में जो रशियन हेलमेट माउंटेड साइट है उसका काउंटर पार्ट नहीं निकला। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो भी इजराइल की तरफ से आया, जहां पर एल्बिट सिस्टम ने 1980s के मध्य पे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के ऊपर काम करना चालू किया और 1986 में जो डैश हेलमेट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस हेलमेट का जो थर्ड जनरेशन है वो प्रोडक्शन में आया 90s के मध्य में और इनको डिप्लॉय किया गया इजराइल के F-15 और F-16 में। साथ में इसी हेलमेट पर बेस्ड अमेरिका का जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम जो है वो बाद में डेवलप हुआ, जिसको आज F-16, F-15 और F-18 से यूज़ किया जाता है। अभी की बात करें तो -5 हेलमेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और हमारे LCA तेजस से -4 हेलमेट को यूज़ किया जा रहा है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस को लेकर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं और कितने टाइप के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम अवेलेबल हैं। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेफ्टी है। तो क्योंकि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम में काफ़ी सेंसर वगैरह लगे रहते हैं तो इसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। वेट के साथ साथ साइज़ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई G टर्न्स लेने पर ये नेक पे ज़्यादा प्रेशर दे सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। साथ में हेलमेट का साइज़ इतना बड़ा ना हो कि वो इजेक्शन में प्रॉब्लम करे। बाकी इन हेलमेट्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो नाइट विजन गॉगल के साथ भी होनी चाहिए, ताकि नाइट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सके। ये प्रिसाइज भी होने चाहिए, यानी कि जिस टारगेट को ट्रैक किया जा रहा है उसकी प्रिसाइज लोकेशन को शो करें। साथ में जो लेटेंसी है वो बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है
कि अगर टारगेट की तरफ हेलमेट के थ्रू देखा जा रहा है तो जो वेपन है यानी कि जो मिसाइल है वो उसी समय पर उसे लॉक करे। बाकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट भी कम होना चाहिए और इंटीग्रेशन भी आराम से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो बेसिकली HMD का काम क्या होता है कि पायलट का सर कहाँ घूम रहा है एयरक्राफ्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट करना होता है और ये काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए, वो भी तब जब यहाँ पर G वाइब्रेशन पड़ रहे हों। तो हेड मूवमेंट को सेंस करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। सबसे पहले यूज़ किए जाते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग को। तो पुराने डैश हेलमेट्स में क्या होता था, जो कि मिराज 2000 में लगे थे, तो हेलमेट में कॉइल्स होते थे जो कि ऑल्टरनेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करते थे और ये होता था ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस से, जो कि हेड मूवमेंट पर डिपेंड करती थी। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग को यूज़ किया जाता था तो पूरे कॉकपिट की मैग्नेटिक मैपिंग करनी पड़ती थी और अगर कॉकपिट में कुछ ऐसा ऐड किया गया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है तो ये हेलमेट के भी प्रिसीजन को अफेक्ट करता था। बार बार चीज़ों को रिकैलिब्रेट करना पड़ता था। तो इसके बाद जो हेलमेट आए वो यूज़ करते थे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स को। तो जो मॉडर्न डैश और टार्गो हेलमेट्स हैं वो यूज़ करते हैं IMU को, यानी कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट को, जिनको तेजस और रफाल से यूज़ किया जा रहा है। तो IMU का मेन काम है कि वो किसी भी बॉडी की ओरिएंटेशन को बताती है। इसमें एक्सेलरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स और कभी कभी मैग्नेटोमीटर्स को भी यूज़ किया जाता है। तो IMU जो है वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हुए आ रहे हैं, पर यहाँ पर इनको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है हेड की ओरिएंटेशन को जज करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग से ज़्यादा बेटर है और साथ ही साथ उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे मॉडर्न सिस्टम की। तो ये हाइब्रिड इनर्शियल ऑप्टिकल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, IMU को तो यूज़ किया ही जाता है, साथ में एक ऑप्टिकल सेंसर को भी लगता है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो हेलमेट है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है और जो F-35 के हेलमेट हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है। अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से एयरक्राफ्ट किस टाइप के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के जो मिराजेस हैं और तेजस हैं वो इजरायली डैश हेलमेट को यूज़ करते हैं। पुराने मिराजेस पुराने डैश हेलमेट्स को यूज़ करते थे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग को यूज़ किया करते थे। बाकी जो नए मिराजेस हैं उनमें नए जनरेशन के डैश हेलमेट्स लगे हैं जो कि IMU को यूज़ करते हैं। बात करें LCA तेजस की, तो तेजस द्वारा यूज़ किया जाता है -4 हेलमेट को और जो फ्यूचर तेजस के वेरिएंट्स होने वाले हैं वो यूज़ करेंगे -5 हेलमेट को। ये IMU पर बेस्ड है। रफाल की बात करें तो रफाल के द्वारा टार्गो 2 को यूज़ किया जाएगा। ये हेलमेट भी इजराइल से आते हैं और ये भी IMU पर ही बेस्ड हैं, काफ़ी एक्यूरेट है। बाकी इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG की बात करें तो ये फ्रेंच थालेस के टॉप साइड आई हेलमेट को यूज़ करते हैं। ये हेलमेट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग को, यानी कि -4 और -5 हेलमेट ज़्यादा एडवांस हैं। साथ में ये जो टॉप साइड आई हेलमेट है ये यूज़ किए जाते हैं इंडियन नेवी के MiG-29K के द्वारा भी। Su-30 MKI की बात करें तो फिलहाल वो रशियन हेलमेट माउंटेड साइट को यूज़ कर रहे हैं जो कि Sura-K है और फ्यूचर में इनको अपग्रेड किया जा सकता है किसी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से। सिमिलर साइट यूज़ करी जाती है MiG-21 Bison के द्वारा भी। जैगुआर की बात करें तो जैगुआर डारिन 3 अपग्रेड में भी डैश को इंटीग्रेट किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सारे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले या फिर साइट के साथ आते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।